हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुड आफ्टरनून। आप लोग सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th का। और क्लास 10th में आपको देखिए क्या पढ़ा रहा था मैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर था फेडरलिज्म। क्या चैप्टर का क्या नाम था? फेडरलिज्म। ठीक है, आपके बुक्स है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, या आपकी बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2। तो वही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 का चैप्टर क्या है? फेडरलिज्म है। फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। आज क्या है? आज सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में जहां तक हमने पढ़ा कर आपको छोड़ा था, सेकेंड लेक्चर वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। तो फेडरल कंट्री के लिए क्या क्या इसेंशियल्स चीज़ें होनी चाहिए, या फेडरलिज्म किसको कहते हैं, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम इंडिया को कहते हैं इंडिया इज ए बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या यहाँ पर फेडरलिज्म है, या इंडिया को बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए फेडरलिज्म में जो चीज़ें होनी चाहिए वह है, तो क्या यह फेडरल कंट्री है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है? तो उसके अकॉर्डिंग तो कैसे हम बताएंगे कि इंडिया फेडरल कंट्री है, क्या क्या चीज़ें हैं? तो हम देखेंगे कि जैसे एग्जाम में आपको पूछेगा क्वेश्चन कि आप बताइए कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो कैसे है? तो कैसे है तो आप कैसे बताएंगे? तो ये सब सारे टॉपिक्स आप देखते जाइए। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है। टॉपिक जो पॉइंट्स है वो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है क्या इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट का यूनियन है। स्टेट है ना, 28 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो मिलाकर के सब क्या है? एक यूनियन है, यूनाइट है। ठीक है, यह डिक्लेयर कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। तो इंडिया का जो ये यूनियन है, यूनियन किसका यूनियन? नंबर ऑफ स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं उनका यूनियन है। ठीक है, तो यह काम कैसे करता है या किस पे आधारित है? यह तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे। जो यह यूनियन है इंडिया स्टेट्स का, वह किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म पे। जिसमें तो जैसा कि आपको बताए थे डेफिनेशन में कि मिनिमम 2 टियर या 2 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। पहला क्या? द यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म कंट्री होने के लिए मिनिमम 2 लेवल या 2 टियर की गवर्नमेंट होनी चाहिए, मिनिमम 2। ठीक है, तो इंडिया में तो 2 नहीं, मोर देन 2 है, क्योंकि तीसरे लेवल की भी गवर्नमेंट है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे हम लोग अभी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको मैं बताया हूँ कि उसको लास्ट में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो है फर्स्ट और सेकेंड, तो यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जो पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होती है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट है। ठीक है, पूरे यूनियन गवर्नमेंट का मतलब पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरा, जब हमारा कंट्री जो है स्टेट में डिवाइड है, तो अलग अलग स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो यूपी की गवर्नमेंट हो गई, बिहार गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, हाँ, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। तो अलग अलग स्टेट की अपनी भी एक अलग गवर्नमेंट होती है। तो 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, दूसरी बात 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना। 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसमें। क्या है इसमें 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में? देखिए जो पॉइंट है करा है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्लियरली प्रोवाइड कर रहा है? 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट 3 तरीके से कर रही है। किसके बीच में? जो लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नमेंट की, उसको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। किसके बीच में? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके बीच? स्टेट गवर्नमेंट में। कि जैसे है कि
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से पावर हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है और कौन कौन से पावर हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तीसरा क्या कि ऐसे कौन से पावर हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास हैं, है ना। तो पहले हम देखते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? यह वह लिस्ट है और इस लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जिसपे रूल रेगुलेशन बनाने का, या जिसकी हम बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव पावर, तो वह किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पावर है, क्या कर रहा हूं कि जो यूनियन गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वह क्या कहते हैं? हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। इस यूनियन लिस्ट में ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं जिन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बना सकती है या उस पे एक्शन ले सकती है, या कोई एक्ट है उसको इंप्लीमेंट करके लॉ बना सकती है, ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं? 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हैं? लाइक डिफेंस। अब देखिए डिफेंस एग्जाम्पल के तौर पे बता ना, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, करेंसी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरह से हम 4-5 आपको बताया है। इस तरह से ऐसे 100 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने का जो राइट है पूरे कंट्री के लिए, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वह इस पर जो है कोई इंटरफेयर या कोई रूल रेगुलेशन अलग से स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। जैसे डिफेंस है, देश की रक्षा की बात है, तो आर्मी है, तो आर्मी के लिए जो भी पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, या इंप्लीमेंट कराना है या करवाना है, तो वह पॉलिसी कौन तैयार करेगा, कौन बनाएगा या कौन इंप्लीमेंट करेगा? ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसी तरह से फॉरेन अफेयर्स है, इंडिया का रिलेशनशिप अदर कंट्री के साथ कैसा होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, उसी तरह से बैंकिंग को लेकर के है, कम्युनिकेशन को लेकर के है, करेंसी को लेकर के है। तो ऐसे 100 सब्जेक्ट हैं जिसपे रूल रेगुलेशन या एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हम कह सकते हैं कौन बनाता है? वह सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? और क्या चीज है सेकंड पॉइंट में? द यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंटेन इन द यूनियन लिस्ट। पॉइंट जो मैं बताया वही यहां पे लिखा हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट एलोन कैन मेक, एलोन मतलब अकेले इस पे बनाएगी, है ना। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करे या वो भी अपनी अलग से कोई पॉलिसी बनाए जो यूनियन लिस्ट में है। नहीं, इसको जो भी लॉ बनाना है, इंप्लीमेंट कराना है, ऐसे 100 सब्जेक्ट्स हैं जिस यूनियन लिस्ट में जिसपे केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट फैसला ले सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट है। कौन सा लिस्ट है? स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट से आपको समझ में आ गया होगा कि यह लिस्ट जो है वह उसकी संख्या कितनी है? 61 है। तो ऐसे 61 सब्जेक्ट हैं जिस पर कि यूनिफॉर्म पॉलिसी, रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट कराना सब कुछ, या पावर राइट जो भी आप कह लीजिए, वह किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। तो पावर का डिवीजन इस तरह से हो गया कि यह पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या पावर है या स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए क्या है कि इट कंटेंट सब्जेक्ट टू ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस लाइक पुलिस। एग्जांपल लीजिए, पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और इरिगेशन है। फॉर एग्जांपल आपको 4-5 एग्जांपल बताएं। इस तरह से कितने यूनियन लिस्ट में ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए पुलिस। आप इसका एग्जांपल लेकर के अच्छे से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे कंट्री की कोई एक पुलिस नहीं है, है ना। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस है।
जैसे यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, तमिलनाडु पुलिस है, राजस्थान पुलिस है। तो अलग अलग स्टेट है, उनकी पुलिस अपनी अलग अलग है। अब उन जो पुलिस को लेकर के जो स्टेट के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, तो इनको लेकर के जो भी पॉलिसी बनानी है, रूल रेगुलेशन बनाना है, वो सभी पावर जो है किसके पास है? अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग है। अब यूपी पुलिस में किसको रिक्रूटमेंट करना है, कब रिटायरमेंट करना है, उनको सैलरी क्या देना है, या उनका प्रमोशन कैसे करना है, या तमाम इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, उसी तरह से कॉमर्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इरिगेशन को लेकर के वह अपना अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग पावर उनके पास है, अलग अलग अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, द स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एलोन। ठीक है, यहां भी वही चीज है कि अब इन 61 पॉइंट्स जो है, 61 जो स्टेट लिस्ट है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अकेले जो है उस पर जो है लॉ और रूल रेगुलेशन जो भी है वह बनाएगी। ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करेगी, मेंटेन करेगी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट को। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा। तो जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, कितनी? 61 सब्जेक्ट्स के, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर दी गई हो उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये पावर का सेपरेशन है, पावर का डिवीजन है। ठीक है। एक तीसरे प्रकार का भी है, कंक्रुएंट लिस्ट। इसमें ऐसे 52 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या कंक्रुएंट लिस्ट में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब यह 52 सब्जेक्ट्स हैं, यह क्या है? यह ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे कि बोथ मतलब दोनों, कौन? द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन? दोनों, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। समझ में आई बात? मतलब तीसरा जो है, ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें, इस लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, जिस पर कि तीनों, तीसरे वाले पॉइंट में जिसपे कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है अपना रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, हम लिखे हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस को लेकर के है, मैरिज को लेकर के है, अडॉप्टेशन को लेकर के है, सक्सेशन को लेकर के है। ठीक है। मेडिकल को भी लेकर के है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है उसको लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के है ना, जिसपे कि दोनों बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से बना करके उसको इंप्लीमेंट कराएगी, उसका पावर उसके पास है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एजुकेशन को देखिए, हम लोग उसी से जुड़े हुए हैं। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा तो नहीं करेगा ना, क्यों करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वह अपना काम देखेगा, वह ये अपना काम देखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी दे रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी दे रहा है कि जो पावर का सेपरेशन किया गया है वह दोनों अपना अपने पावर को एंजॉय करेंगे, या पावर को अपना जो है इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है। अगर इनके पावर को लेकर के कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई इंटरफेयर करता है, एक दूसरे के पावर में इंटरफेयर करता है, देन मैं बता चुका हूं, देन सुप्रीम कोर्ट है वह एज ए जज का जो है भूमिका निभाता है, एज ए जज के तौर पे वह काम करता है। तो या मैं बताया था अंपायर के तौर पे कि फाइनल डिसीजन वह देगा कि भाई यह जो लिस्ट में नाम है कि इस सब्जेक्ट्स पे कौन किसके पास पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इंटरफेयर नहीं करेंगे, करते हैं, अगर करते हैं, बाय द वे कर रहे हैं कि करते हैं, तो करते हैं तो वह केस सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सॉल्व करके बताएगा कि भाई इस पे आपको इंटरफेयर करना है या नहीं करना है। बात समझ में आई? अगर करते हैं तो, खैर वैसे करते नहीं है क्योंकि डिवाइड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पावर आपके पास है, ये पावर आपके पास है, आप इस पे काम करिए, आप इस पे काम करिए। तीसरे टाइप का जो लिस्ट है उसमें पावर को क्या किया गया है, दोनों को दे दिया गया है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल लीजिए एजुकेशन का। तो एजुकेशन का आप देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात आ रहा हूं, ठीक है, कि सीबीएसई बोर्ड है,
ठीक है, सीबीएसई बोर्ड है। अब सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन कब होंगे, रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, उनका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, या तमाम इन तरह की चीजों को, इस क्वेश्चन को लेकर के सीबीएसई के वह डिसीजन किसका रहता है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, वो अपने स्कूल चला रहे हैं पूरे देश भर में सीबीएसई। स्टेट गवर्नमेंट अपना स्कूल अलग चलाता है ना, देखा होगा आपने। यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या होगा, डिफरेंस होता है, आप लोग जानते हैं। तो अपना यूपी गवर्नमेंट अपना अलग चला रही है, सीबीएसई बोर्ड अपना अलग चला रही है। आपके शहर में दोनों तरह के स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के यूपी बोर्ड के भी हैं। उसी तरह से बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है। स्टेट अपना एजुकेशन सिस्टम अलग चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चला रही है वो पूरे देश भर में सीबीएसई बोर्ड की स्कूल्स चला रहे हैं। तो एजुकेशन में दोनों को अपने पास पावर है, वो अपना कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। इस तरह से फॉरेस्ट को लेकर के है, ट्रेड यूनियन, मैरिज, तो ऐसे कितने हैं, ऐसे 52 सब्जेक्ट्स हैं। अब हॉस्पिटल में भी देखिएगा, मेडिकल फैसिलिटी है, हॉस्पिटल भी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं वह भी दो तरह के होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है उसमें क्या रूल रेगुलेशन होगा, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, या उसका रख रखाव या जो सुविधाएं देनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देखेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बना हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका देखेगी। तो दोनों चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो आप अच्छे समझ सकते हैं कि एजुकेशन और मेडिकल हॉस्पिटल्स जो कि कंक्रुएंट लिस्ट में आते हैं। इसमें कितने सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट। तो ये पावर का सेपरेशन जो है, लेजिस्लेटिव पावर का सेपरेशन 3 टियर्स में दोनों के बीच कर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें एक चीजें और हैं, देखिएगा कि बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट्स। जो आपको बताया है वह वाला सब्जेक्ट है ना, कंक्रुएंट लिस्ट, उसमें दोनों बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दिज सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट्स में, जो आपको अभी पीछे वाले स्लाइड में बताए हैं वह। ठीक है, आगे और देख लीजिए। यह पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि इफ दियर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। यह भी समझ लीजिए कि इफ दियर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, अगर इनके बनाए गए, जो बनाए गए हैं किसमें, तीसरे वाले लिस्ट में, कंक्रुएंट लिस्ट में जो बनाए गए हैं, उसमें अगर ऐसा होता है कि दोनों ने अपने लॉ बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने बनाया, लेकिन उनके बनाए गए लॉ में यदि किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसके लॉ को माना जाएगा या जो है उसको लागू किया जाएगा। तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाई है उसी को अप्रूवल किया जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि आपको बताए थे कि यह जो फेडरलिज्म है वह पावर का कैसा है, वर्टिकल डिवीजन है। वर्टिकल डिवीजन में क्या है, वर्टिकल डिवीजन यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे फिर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर अधिक है। तो यदि जो है दोनों बना रहे हैं, यह भी बना रहा है, यह भी बना रहा है, दोनों यदि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना रहे हैं और इनके बनाए गए लॉ में यदि कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास पावर अधिक होती है। बताए थे आपको पहले लेक्चर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर अधिक होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कंस्टिट्यूशन वाज मेड आर नोन एज रेसिडुअरी सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, देखिए क्या था कि कंप्यूटर से रिलेटेड या साइबर क्राइम है इससे रिलेटेड या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो इन पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरह की चीज़ें थी नहीं, कंप्यूटर था ही नहीं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था ही नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तरह से थी नहीं जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल है, इंटरनेट है, फेसबुक है ना, तमाम तरह की सोशल मीडिया है। तो उसका कोई जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो कि बाद में वह आए
और उसका कहीं पे भी जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, या कोई रूल रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं बनाया गया है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ऐसी चीजें थी ही नहीं जो कि बाद में आई हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर यदि कोई रूल रेगुलेशन बनाना है तो उस रूल रेगुलेशन को बनाने के लिए पावर किसके पास होगा? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या कि दोनों के पास? तो यहां पे कह रहा है कि नहीं, किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। और इस तरह के सब्जेक्ट्स को कहते क्या है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं। किन सब्जेक्ट्स को? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बात समझ में आई? क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नाम का चीज जो है वह जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय था ही नहीं, तो उसमें इससे रिलेटेड कोई भी नियम कानून बनाया ही नहीं गया। जब हुआ तो बनाया गया, तो ये कि भाई ये इस पे कानून बनाना है, इसको इंप्लीमेंट कराना है, इस पे काम करना है, तो कौन करेगा? किस लिस्ट में रखा जाए? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट में रखा जाए, या कंक्रुएंट लिस्ट में रखा जाए? तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या किया गया? अलग रख दिया गया, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कह दिया गया। और इस पे कानून बनाने का अधिकार क्या हुआ? किसके पास हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ। किसके पास हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, यह देख लीजिए, स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जैसा कि हम लोग ये कहते हैं ना कि ये इंडिया क्या है? यूनियन है। किसका यूनियन है? स्टेट का यूनियन है। खैर, ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं यह बीता हुआ समय का टॉपिक है। आज के डेट में अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, आर्टिकल 370 और 35A, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 370 और 35A की बात कर रहा हूं। इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन 2020 के पहले तक के टाइम पीरियड में, मतलब ये मैं कहूँ कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे क्लास 10th में, उनको मैं पढ़ाया था कि स्पेशल स्टेटस जो है वह जम्मू कश्मीर का रहा है ना। यह भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि पूरा यूनियन जो है, कंट्री जो है वह यूनियन है, किसका? स्टेट का है, तो सभी स्टेट को इक्वल जो है राइट्स या पावर दिए गए हैं। बट जम्मू कश्मीर के लिए अलग कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। किसके तहत? आर्टिकल 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लिए अलग जो है रूल रेगुलेशन बनाया गया है, और बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना भी एक इतिहास रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, तो जब पार्टीशन हो रहा था, इसका थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपके जानकारी का है ध्यान से, कि जब पार्टीशन हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट ब्रिटिश वायसराय, तो उसमें प्रस्ताव कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं वह जो है अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। तो बहुत सारे तो अपनी मर्जी से भारत में जो है शामिल हो गए, और जो नहीं हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जो है वह शामिल हो गए। ठीक है, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे वह शामिल हो गए। जो नहीं हो रहे थे अपने से, वह इंडियन यूनियन में शामिल हो गए। रही बात जम्मू कश्मीर के स्टेटस को लेकर के उस समय में थी, तो जम्मू कश्मीर को ये कह दिया गया कि भाई आप, वहाँ के राजा कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे। तो ये बोल दिया गया कि आप अपनी मर्जी से या तो इंडिया में या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। तो महाराजा हरि सिंह ने उस समय डिसीजन लिया कि नहीं, ना तो हम इंडिया में शामिल होंगे ना तो पाकिस्तान में, हम एक अलग कंट्री के तौर पे बल्कि रहेंगे, अलग रहेंगे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। तो बात के लिए उसको पूरा कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने 1947 में ही अटैक कर दिया कश्मीर पे। देन तो महाराजा हरि सिंह को लगा कि पाकिस्तान जो है इसको अपने तरफ मिला लेगा जबरदस्ती से आर्मी भेज करके। तब महाराजा हरि सिंह को लगा कि कश्मीर का और कश्मीर के लोगों का फ्यूचर जो है वह पाकिस्तान के साथ मिलने में सही नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ मिलने में ही सही है। देन तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कश्मीर को भारत में मिला लिया जाए। ठीक है, तो उस प्रस्ताव को भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्वीकार किया।
कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। देन इंडियन आर्मी जो है वह जाती है कश्मीर में और पाकिस्तान को हराती है। तो पहला इंडिया पाकिस्तान का वार जो है कश्मीर को इशू को लेकर के 1947 में ही हुआ, ठीक है। लेकिन जब तक इंडियन आर्मी पहुंचती तब तक उन्होंने कश्मीर का कुछ हिस्से को जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है, जिसे कि हम लोग आज क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, पीओके क्या कहते हैं हम लोग, पीओके कहते हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर कहते हैं। अब जैसे यह कश्मीर का पूरा अभी प्रेजेंट टाइम का हिस्सा देखेंगे तो यह कश्मीर इतना बड़ा तो इतना बड़ा है नहीं, या यहाँ का जो यह देखिए गलत मैप भी लास्ट टाइम शायद हमने दिखाया था आपको, तो यह ऐसे नहीं है बल्कि ये ऐसे, यह सही वाला जो है ऐसे है, लद्दाख ऐसे कर दिया गया और जम्मू कश्मीर ऐसे। बट इसमें से बहुत हिस्सा जो है वह इस तरह से कटा हुआ है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसको कि पाकिस्तान ने जो है इसको सीज कर रखा है, इसी को पीओके कहते हैं। इधर से भी कुछ हिस्सा जो है वह, इधर का भी कुछ हिस्सा जो है वह चाइना के पास है, तो जिसे कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा कश्मीर कश्मीर बहुत बात में हुआ, कश्मीर का चीजें जो थी वह अलग थी, कश्मीर बाद में हुआ। महाराजा हरि सिंह ने जो और इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो समझौता हुआ उसके तहत जो है कश्मीर के लिए कुछ अलग प्रावधान किया गया, ठीक है, अलग प्रावधान किया गया। आर्टिकल 370 और 35A के तहत अलग प्रावधान किया गया, ठीक है, जो कि आजादी के बाद से अब तक चलता रहा था। लेकिन अभी में किया क्या गया, लास्ट ईयर ही शायद 2019 में ही या 2020 के शुरुआत में, अभी बिल्कुल करंट स्टेटस है कि जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट के तौर पे हटा दिया गया, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और एक दूसरा जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख और एक कश्मीर, 2 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 370 और 35A के तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता था उसको खत्म कर दिया गया। खत्म करने का सेंस किया कि कोई स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का नहीं, इंडिया के जितने स्टेट हैं उनको जितनी स्पेशल अथॉरिटी दी गई है या जो व्यवस्थाएं की गई है सेम वैसे का वैसा जो है जम्मू कश्मीर के साथ ही होगा। मतलब सभी स्टेट जो है इक्वल होते, जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 370 और 35 को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का यह इशू जो था लंबे समय से चलता आ रहा था वह भी खत्म हो गया। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत हमें लग रहा है नहीं, क्योंकि इतना डिटेल है नहीं, पूछ सकते हैं। या आप जम्मू कश्मीर का पहले स्टेटस क्या था आज़ादी के बाद, और उसके बाद में क्या किस तरह से वहाँ टेररिज्म जो है आया, और किस तरह से जो है प्रेजेंट टाइम जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट उसने 370-35 खत्म किया। ये सब चीज़ें जो है आप कहीं ना कहीं आप जो है बुक्स वगैरह में और डिटेल आप पढ़िएगा, ठीक है, जानना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी है ना, स्टेटस आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं, 9 स्टेट इंडिया में कितने हैं, 28, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखिए दिखाने का सेंस क्या है, हमारा देश जो है क्या है ना, 9 यूटी क्या है, यूनियन टेरिटरीज या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्निंग स्टेट कितने हैं, 9 है ना। ये क्या चीज है, तो ये क्या चीज है, मैं पहले ये देख लीजिए कि कितने हैं। 9 है तो कौन से, देखिए अभी बताया कि पहले यह जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, अब ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग हो गया, 2 हो गए। तीसरा दिल्ली, चौथा अंडमान निकोबार आइलैंड, पांडिचेरी, लक्षद्वीप,
दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली पास पास में ही है, यह 2 हो गया, और एक चंडीगढ़ है। यह यूनियन टेरिटरीज है, मतलब कि ये एक स्टेट के तौर पे नहीं। क्या भाई ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा? ऑडियो क्लियर आनी तो चाहिए भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं नेटवर्क तो प्रॉब्लम नहीं है? चलिए थोड़ा कुछ सेकंड के लिए हो जाता है, या मिनट 2 मिनट के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है ना। यह जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, यह क्या है? ठीक है, आवाज क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या है? यूनियन टेरिटरीज की मतलब इनको एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है, इनको अलग रखा गया और इनको गवर्न किया गया डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के। मतलब यहाँ पे जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये अलग से स्टेट गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करती हैं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ का प्रशासन देखती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह कौन देखता है? वह सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो ऐसा मतलब होने का मतलब कि इनको एक अलग स्टेटस दिया गया है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, इनके साथ कुछ न कुछ हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल चीजें रही हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। किसका? चंडीगढ़ का एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ जो है वह पंजाब और हरियाणा दोनों का कॉमन कैपिटल है। दोनों स्टेट का कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ है। किसका? पंजाब और हरियाणा का, ठीक है। अच्छा, देखिए था क्या कि पहले जो है आज़ादी के बाद जो है पंजाब और हरियाणा 2 अलग स्टेट नहीं थे, बल्कि एक ही थे। पंजाब और हरियाणा, यह जो आप पंजाब और हरियाणा इतना देख रहे हैं, है ना, यह एक ही थे। बाद में यह अलग हो गए, बाद में यह अलग हुए। मिनट, कलर आपको यहाँ पे डार्क हम दिखा रहे हैं। यह देखिए, ये पहले ये पूरा इतना ऐसे था। पंजाब और हरियाणा 2 एक ही, जो आज 2 स्टेट है, एक स्टेट थे, ठीक है। लेकिन दोनों की अपनी कल्चर अलग अलग थे, ठीक है। हरियाणा और पंजाब का, पंजाब जो है वह उसमें उनका कल्चर बिल्कुल अलग था, अलग टाइप का जो है था, और हरियाणा का अलग था। हरियाणा में रहने वाले ज़्यादातर जो है जाट लोग थे, और पंजाब में रहने वाले ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वह सिख लोग थे। लेकिन स्टेट एक ही था, कल्चर अलग था, है ना। तो क्या किया गया कि पंजाब और हरियाणा को अलग 2 स्टेट बना दिया गया। तो हरियाणा अलग हो गया और पंजाब अलग हो गया। अच्छा, तो चंडीगढ़ को लेकर के था कि चंडीगढ़ को पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट जब अलग हुआ, तो चंडीगढ़ को लेकर के था कि चंडीगढ़ दोनों में रहे। पंजाब चाहता था कि चंडीगढ़ हमारे हिस्से में आए, हरियाणा चाहता था कि चंडीगढ़ हमारे हिस्से में आए। अब जब यह इस तरह का कन्फ्लिक्ट हुआ दोनों स्टेट को लेकर के, तो सलूशन यह निकाला गया कि चंडीगढ़ जो है वह पूरी का पूरी तरह से ना तो हरियाणा में रहेगा, ना तो पूरी की पूरी तरह से पंजाब में रहेगा, क्योंकि दोनों उसको अपना कैपिटल बनाना चाहते थे। ये तो एक कॉमन कर दिया गया कि दोनों का कैपिटल जो है वह चंडीगढ़ होगा। कन्फ्लिक्ट खत्म। पंजाब चाह रहा है कि हमारा कैपिटल हो चंडीगढ़, और हरियाणा चाहता था हमारा कैपिटल हो चंडीगढ़। तो कन्फ्लिक्ट जब दोनों के बीच हुआ, तो उसका सलूशन क्या निकाला गया कि दोनों का कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ होगा, ठीक है। तो जैसा हम लोग पढ़ते भी हैं कि चंडीगढ़ जो है वह पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है आज के डेट में, ठीक है। तो कैपिटल तो दोनों का हो गया, लेकिन चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वह पंजाब गवर्नमेंट करेगी कि हरियाणा गवर्नमेंट करेगी, यह भी एक इशू था। उसका क्या सलूशन निकाला गया? उसका सलूशन यह कि चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन ना तो पंजाब गवर्नमेंट करेगी, ना तो हरियाणा गवर्नमेंट करेगी, बल्कि उसका गवर्निंग बॉडी जो होगी वह कहाँ से गवर्न होगी? वह सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी। तो चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वह जो है
चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, तो चंडीगढ़ का यह स्टेटस अलग से हो गया। तो ऐसे ही सबके साथ है, जितने भी हैं। लक्षद्वीप देखिए, अब देखिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड देखिए, यह मेन जो लैंड है इंडिया का, मेन लैंड जो है उसे बिल्कुल अलग है। यह बंगाल में है तो यह अरबियन सी में है, ठीक है। और इतने बड़े भी नहीं है, जैसे आप देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है मोर देन 550 आइलैंड का ग्रुप है। मोर देन 550 आइलैंड का ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और इतना बड़ा भी नहीं कि इसको एक अलग से स्टेट बना दिया जाए, अलग अलग आइलैंड ग्रुप है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे होगा, तो उसको बना दिया गया यूनियन टेरिटरीज, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ का जो है अपना जो है देखती है। पांडिचेरी का एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। इस तरह सबका है, अब ये 9 है तो सबका बताना नहीं, लेकिन 2-3 का मैं आपको बता देता हूं कि क्या। अब पांडिचेरी का देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पीरियड में पूरे इंडिया में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थे, जैसे गोवा हो गया, पांडिचेरी हो गया, दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली, जहां पे कि ब्रिटिशर्स का रूल नहीं था, बल्कि पुर्तगालियों का। गोवा और इसमें दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली जो है, यहाँ पे पुर्तगालियों का रूल था। और पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों का कॉलोनी था। पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी। तो ब्रिटिश रूल तो खत्म हो गया, लेकिन पांडिचेरी पे चूंकि ब्रिटिश रूल था नहीं, तो पांडिचेरी पे फ्रेंच रूल जो है वह चलता रहा आज़ादी के बाद भी। और कुछ समय बाद फिर पांडिचेरी भी इंडिपेंडेंट हुआ और वह जो है इंडियन यूनियन में मिल गया। लेकिन पांडिचेरी का अपना कल्चर और सिविलाइजेशन जो था, अब देखिए पांडिचेरी है कहाँ, अगर स्टेट वाइज यहाँ पे देखें साउथ में है। यह जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कैपिटल आपका चेन्नई है, चेन्नई से नॉर्थ साइड में है पांडिचेरी, ठीक है। और एक यूनियन टेरिटरीज है। तो कुल मिला जुला करके यह तमिलनाडु का हिस्सा बन सकता था, तमिलनाडु स्टेट में यह शामिल हो सकता था। बट यहाँ का कंडीशन यह था कि लंबे समय तक फ्रेंच कॉलोनी होने की वजह से यह जो है रहने वाले लोग जो है मैक्सिमम पांडिचेरी के, वह क्रिश्चियन हो गए थे। और जो उनका कल्चर एक तरह से पूरा था वह फ्रेंच कल्चर हो गया था, समझ रहे हैं। तो और ये लोग जो है पांडिचेरी के लोग जो है तमिलनाडु के जो कल्चर है, जहाँ पे कि तमिल बोला जा रहा है और अलग सिविलाइजेशन है, अलग उनका कल्चर है, लैंग्वेज अलग है, उससे मेल नहीं खा रहा था। और पांडिचेरी को अलग एक स्टेट ही बना दिया जाए, तो उसका एरिया इतना बड़ा भी नहीं था, या पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं थी कि पांडिचेरी को अलग जो है स्टेट बना दिया जाए। तो सलूशन क्या, सलूशन यह मिला जुला करके यह निकाल दिया गया कि पांडिचेरी को यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाए। तो पांडिचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरीज हुआ। इसी तरह से सभी जो है यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग स्टेटस रखा गया है। तो कुल मिला जुला करके हम कहेंगे कि इंडिया जो है वह 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज का यूनियन है। बात समझ में आई? इंडिया जो है वह 29 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज का यूनियन है। ठीक बात, ओके। ये कितने यूनियन टेरिटरीज है आप मैप में देख लीजिएगा इसको, और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 9 यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल और स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट हैं। इन 28 स्टेट के कैपिटल भी आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट हैं कि पावर का शेयरिंग जो है वह जैसे कि आपको बताई दिए हैं कि 3 तरीके से किया गया है लेजिस्लेटिव पावर का। लेकिन कुछ और चीजें हैं इनके अलावा भी कि पावर का शेयरिंग जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से कैसे क्या किया गया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अभी यहाँ पर आते हैं कि पहला पॉइंट देखिए क्या हम बता रहे हैं कि द पार्लियामेंट एलोन कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैं बताया कि फेडरलिज्म जो है वह क्या है, वह वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। तो इस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में सबसे ऊपर जो है वह
यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास पावर सबसे अधिक है। तो पावर सबसे अधिक होने का मतलब क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वह कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कुछ बातें हैं जिसमें केवल वह या केवल अकेले दम पर डिसीजन नहीं ले सकती है। जैसे पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट का सेंस का मतलब क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वह अकेले जो है वह जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे पार्लियामेंट अकेले चेंज नहीं कर सकती है। क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं इस बात को कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो किया जा सकता है तो कौन कर सकता है? क्या अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी? पावर उसके पास, वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में सबसे अधिक पे है, सबसे ऊपर है, तो सबसे अधिक पावर है, तो क्या वो अकेले कर ही देगी? नहीं। वही चीज मैं बता रहा हूं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें अमेंडमेंट या उसमें चेंज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट आपका क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फॉर एनी चेंज, अगर कोई चेंज करना होता है तो इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसे सबसे पहले क्या करना होता है? पास कराना होता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से। तो पार्लियामेंट के कितने? दो हाउसेज हैं, दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना होता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजिंग करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से इसे पास कराना होता है। और कितने से? कम लिस्ट 2/3 मेजोरिटी से। कितनी मेजोरिटी से? 2/3। मतलब 2/3 का मतलब क्या हो गया आपका? 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2/3 का मतलब हुआ कि कम से कम 3 में से 2 मेंबर जो हैं उस अमेंडमेंट या चेंजिंग के फेवर में हैं। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस से 2/3 की मेजोरिटी से सबसे पहले तो उस बिल को, कौन से बिल को? जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है उस बिल को या उस एक्ट को पास कराना था। वो पास हो गया। अब पास हो गया तो का मतलब ये नहीं है कि वो पास हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया, नहीं। अभी सेकंड प्रोसेस पे आएंगे। अब क्या होगा? देन तब क्या करते हैं? तीसरे पॉइंट भी देखते हैं। तब क्या किया जाता है कि इसको जो टोटल स्टेट हैं तो इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। और यहां भी 2/3 से। जैसे पार्लियामेंट से पास हो गया, अब उसे स्टेट के पास भेजा जाता है, सभी स्टेट। तो प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट? 28 स्टेट हैं। तो 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट में से कितने में? हाफ ऑफ द स्टेट, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो हाफ स्टेट मतलब 14, कम से कम 14 का सभी स्टेट के पास भेजा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना है, चेंज होना है, तो पार्लियामेंट से पास हो गया, उसके स्टेट के पास भेज दिया गया, 28 स्टेट। अब वह स्टेट गवर्नमेंट जो है वह अपने लेजिस्लेटिव हाउस में उसे रखेगी और वहां से 2/3 से पास कराएगी। ठीक है। तो कम से कम कितने स्टेट से यह पास हो जाना चाहिए? आधे, कम से कम। तो आधे, हाफ का मतलब कितना हो गया? 28 स्टेट है तो कम से कम 14 स्टेट, 14 स्टेट से इसे पास अगर हो गया, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में है 28 है, तो हाफ उसका कितना हो गया? 14 स्टेट। तो यहां से भी पास हो जाएगा, देन तो वह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या चेंज होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो कहने का सेंस यह कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर कोई चेंज या अमेंडमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट, तो फर्स्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे पार्लियामेंट से पास कराएगी, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 की मेजोरिटी से। देन तो वह स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजेगी, सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको पास कराएगी 2/3 की मेजोरिटी से अपने लेजिस्लेटिव हाउस से। और कितने कम से कम स्टेट से पास होना चाहिए? मिनिमम
हाफ स्टेट, मतलब यहाँ पे 28 स्टेट है तो उसका हाफ हो गया मिनिमम 14 स्टेट, ठीक है। देन तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। बता चुके हैं कि इफ इन एनी केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स, एनी डिस्प्यूट होता है किसके रिगार्डिंग, डिवीजन ऑफ पावर को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, देन तब तो हाई कोर्ट, क्योंकि स्टेट का मामला है तो स्टेट पहले अपने कोर्ट में जाएगी जिस स्टेट में है हाई कोर्ट में, और देन तो फिर सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू भी है तो सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है मेक ए डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन। दोनों पक्ष, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों पक्षों की बात सुन करके जो है फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है कि पावर का डिवीजन जो है वह कैसे किया जाए, किस पावर, किस डिवीजन पे किसका पावर है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है यह फाइनल अथॉरिटी रहती है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ डू फेडरलिज्म प्रैक्टिस। एक काम करते हैं कि यह टॉपिक जो है हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यह थोड़ा सा आपको डिटेल बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अब आगे जहां आज ख़त्म किए हैं, ठीक है, उसके आगे से नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को और इसके पहले का अगर छूटा है पहला लेक्चर, तो पहला लेक्चर ज़रूर से आप देख लीजिएगा, आपके ऐप पर जो है अवेलेबल है, और सेकेंड लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर जरूर से देख करके तब फिर सेकेंड चैप्टर को जो है पढ़ने और समझने की कोशिश करिएगा। जो पॉइंट्स टू पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बताया है, ये सब देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताया, ये सब सारा जो है आपका नोट्स है, ये आप पढ़िए, इसको नोट करिए, समझिए। कोई डाउट है आप पूछिए, ठीक है। कोई भी डाउट है आप अपने ऐप पे जाइए, L1 एस्पायर ऐप पे, उस पर डाउट क्लियरिंग का ऑप्शन है, वहाँ से अपने क्वेश्चंस को भेजिए, वह उसे सेंड कर दीजिए, वह मेरे पास आएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपका डाउट्स होगा, उसे सॉल्व करके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिए। डाउट्स वगैरह के लिए क्या पूछ रहे हैं सर, अमेंडमेंट कराना तो ईजी है क्योंकि पावर में तो रूलिंग पार्टी का सीएम ज़्यादा होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए 28 स्टेट है तो क्या अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखें, सेंट्रल में तो सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्या सभी स्टेट में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है? तो नहीं है, आधे स्टेट में भी मुश्किल से होंगे, समझ रहे हैं, तो नहीं है। और ऐसा रेयर केस में ही होता है कि आधे से ज़्यादा स्टेट में हो। दूसरी चीज कि अगर ऐसा होता है कि मोर देन हाफ स्टेट में रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल में है उसी की गवर्नमेंट है, तो जो राज्यसभा में है तो राज्यसभा में भी उसकी मेजोरिटी, तो मेन चीज़ है कि अमेंडमेंट करना आसान है, बिल्कुल आसान हो सकता है, बशर्ते कि जो रूलिंग पार्टी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजोरिटी में हो, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट में भी मेजोरिटी में है, देन तो वह गवर्नमेंट कोई ना कोई जो भी बिल होगा या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा उसे बड़े आसानी से चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, जैसा कि देखा गया है, कभी कभी किसी टाइम पीरियड में रहा है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। और जब होता है तो आसानी से चेंज करा लेते हैं, ठीक है। खैर बाकी अगर कोई और डाउट्स होगा आप पूछते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।